ये जो कोरोना की बात है, एक बार जरा मार्केट के व्यू से भी आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है सर? क्योंकि जिस तरह का एक्शन मार्केट में अब आ सकता है कोरोना की चिंताएं लेकर, ऑफ कोर्स पिछले साल जैसा नहीं होगा, ये तो आप लगातार बता ही रहे हैं सर, बट जो चिंता है वो क्या मार्केट में थोड़ा रोटेशन दिखा सकती है? 100% दीपा, रोटेशन से ज्यादा ये कि नीचे की रिस्क खोलती है, और वो रिस्क ये है कि जब तक आप कोरोना के मामले इस तरह से बढ़ते हुए देखते हैं तब तक आपके लिए बाकी सारी चीजें बैकफुट पर चली जाती है, चाहे वो सरकार हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे बिजनेसमैन हो। अल्टीमेटली इस वक्त सबके लिए ज्यादा अहम यह हो जाता है कि आप किस तरह से अपने आप को कोरोना से बचाएं और किस तरह से जिंदगी की लड़ाई लड़ें। बिजनेस की लड़ाई बाद में लड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा फोकस मेडिकल सर्विसेज पे सरकार का है, किस तरह से फॉर एग्जाम्पल अगर ऑक्सीजन की कमी है तो बेहतर यह कि इंडस्ट्री को ऑक्सीजन जाने के बजाय ऑक्सीजन पूरी मेडिकल फैसिलिटीज में जाए, जो ज्यादा जरूरी भी है। अब ये जरूरत के हिसाब से सही है, लेकिन अल्टीमेटली आप बिजनेस के लिहाज से देखेंगे तो इस तरह का माहौल वाकई में बिजनेस की जो ग्रोथ फिर से ट्रैक पर आ रही थी उसको रोकेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, और ये होना भी नहीं चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में बैंक्स, एनबीएफसी और साथ ही ऐसे बिजनेसेस जो कोरोना से प्रभावित होने वाले हैं उनके लिए फिर से मुश्किल भरा समय आने वाला है। अब आप जानते हैं कि मॉल, जिम, स्कूल, सिनेमा हॉल ये सब बहुत जल्दी वापस नहीं खुलेंगे, लंबा वक्त लग सकता है। आपको ये पता है कि बैंकिंग इसी तरह का माहौल रहा तो बिजनेसेस जो धीमे पड़ते हुए दिखेंगे, कई बिजनेसेस कम होंगे, बंद होंगे, ऑफिसेज वैसे लगभग सब जगह बंद है, तो उसका असर आपको इकोनॉमिक ग्रोथ पर दिखेगा, उसका असर आपको दूसरे बिजनेसेस पर होता हुआ दिखेगा। फर्क पिछली बार और इस बार यही है दीप की पिछली बार पूरी तरह से देश भर में लॉकडाउन था, सब कुछ बिल्कुल बंद था, बेहद स्ट्रिक्ट मामले थे। इस बार थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि हर सरकार अपने अपने हिसाब से स्ट्रिक्टनेस रख रही है, लेकिन वो वाली बात नहीं है जो पिछले साल थी। इस बार थोड़े से सरकार की तरफ से भी एक्शन थोड़े यूं कह सकते हैं कि आप अपना देखिए, अगर आपको लगता है बहुत जरूरी है तो जाइए। बहुत ज्यादा सरकार और पुलिस की तरफ से वो रोकने वाली या उस तरह की सिचुएशन नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इसमें कोई डाउट नहीं कि अगर 2-2, 2.5-2, 3-3 लाख मामले रोज आने हैं और अगर 5, 7, 10 दिन भी ये रहते हैं तब आपके लिए इकोनॉमिक रिकवरी पर बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है, ये मुश्किल होने वाली है। तो बहुत क्लियर है कि जब तक कोरोना का मामला थोड़ा सा काबू में नहीं आता तब तक बाजार के लिए बहुत तेजी से ऊपर बढ़ पाना या टिके रह पाना मुश्किल होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि फिर ऐसी सिचुएशन में पोर्टफोलियो में रीबैलेंसिंग होती हुई दिखेगी, और रीबैलेंसिंग में अगर बैंक्स, एनबीएफसी और इससे जुड़े हुए दूसरे सेक्टर्स जो है वहां पर आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। तीसरी चीज जो होगी, जिन कंपनियों को कोरोना से सीधे सीधे फायदा होता है उन कंपनियों में आप थोड़ी सी तेजी या फिर उसे आप एक तरह से सेफ मानकर चल सकते हैं। लेकिन देखिए फार्मा कंपनियों के लिहाज से भी देखिए, लगता है कि रेमडेसिविर की बिक्री बहुत बढ़ेगी, तो आज सरकार ने ऑलरेडी उनकी प्राइसेस कैप करके काफी हद तक प्राइसेस नीचे की है, तो और वो जरूरी भी है। तो मेरा ये मानना है कि इस वक्त आपको थोड़ा सा हल्के रहना चाहिए, कैश में रहना चाहिए, और ये जो मौका बाजार देगा इस बार इन्वेस्टर्स के लिए मेरे ख्याल से वो एक आखिरी मौका होगा, और स्पेशली उस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए जो पिछली बार की मंदी में बाजार में निवेश करना मिस कर चुके हैं, उनके लिए एक अच्छा मौका होगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि पिछली बार की तरह ही बाजार कोरोना को लेकर बहुत तेजी से गिर जाए, टूट जाए, वैसा आपको 15-20% का फॉल देखने को मिले, वो शायद गलती होगी। उतना सोचना गलत होगा, क्योंकि बाजार पहले से ज्यादा मैच्योर है। कोरोना को लेकर किस तरह से निपटना है, वैक्सीन वो आपके हाथ में है, तो अब वो वाला डर नहीं है। अननोन वाला जो डर था अब नोन वाला डर है, तो उस लिहाज से एक लिमिटेड करेक्शन आ सकता है, और उस लिमिटेड करेक्शन में आपको एज एन इन्वेस्टर तैयारी रखनी चाहिए फिर से बाजार में और पैसा लगाने की। तो ये आखिरी मौका बाजार देगा। अब वो ये आखिरी मौका अप्रैल के महीने तक होता है, मिड मई तक होता है, कहां से आप कोरोना का टॉप बनते हुए देखते हैं, और वहां से बाजार फिर मुझे लगता है कि जो रिकवरी करेगा हो सकता है जून जुलाई तक, अगर एक बार कोरोना आपका अप्रैल एंड तक या मई के फर्स्ट हाफ में धीमे पड़ने के, पीक आउट होने के संकेत दे दें, तो फिर उसके बाद महीने 1.5 महीने में आप बाजार को फिर से नए हाइस की तरफ बढ़ते हुए देखेंगे। तो मेरा यह मानना है कि पहली चीज जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर लें। दूसरा, आप कैश में रहें, थोड़ा बहुत है तो उस कैश का इंतजार करें किसी भी वक्त जब आपको पैनिक नजर आए वहां पर धीमे धीमे डालने के लिए। और तीसरा, ट्रेडर्स को ओवरनाइट पोजीशन बिना हेज के, चाहे वो तेजी की तरफ हो चाहे मंदी की तरफ हो, नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई दिख सकती है। तो थोड़ा सा ये सावधानी वाला समय है दोनों ही तरफ। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप मंदी का ही सोचें, किसी दिन अचानक से बाजार बड़े गैप से भी खुल सकता है, दोनों तरफ की चीजें हो सकती है। तो थोड़ा सावधानी से ट्रेड करें,
कैपिटल प्रिजर्वेशन, आपका जो पैसा है उसे बचाने पर ज्यादा फोकस करें, बजाय कि मुझे इसी वक्त तुरंत सबसे ज्यादा और बहुत ज्यादा कमा लेना है। वो मेंटेलिटी से आप प्रोटेक्शन वाली मेंटेलिटी में आ जाएंगे, पैसा बचाने वाले माइंडसेट में आ जाएंगे, तो मेरे ख्याल से दीप ज्यादा बेहतर होगा। बाजार का एक्शन बना हुआ है, दिग्गज इन्वेस्टर्स हैं, अच्छा प्रमोटर बैकग्राउंड है। ओरिएंट सीमेंट पर आपकी क्या राय है सर? जी, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सस्ता शेयर है और ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए अगर आप सीमेंट सेक्टर पर बुलिश है, जो कि मैं हूं। और पिछले 2-3 क्वार्टर तो क्या गजब के रहे, और ये फाइनेंशियल ईयर तमाम सीमेंट कंपनियों के लिए और ओरिएंट सीमेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। जैसा आशीष ने भी बताया, एक बार शांति से इसके फाइनेंशियल्स देखिए, किस तरह से मार्जिन्स 10% मार्जिन्स बढ़कर आए, किस तरह से रियलाइजेशंस बढ़ रहे हैं। अब क्यों पसंद है मैं बता दूं। पहला सबसे बड़ा कारण तो है कि सबसे सस्ता सीमेंट शेयर है। मेरी उम्मीद है कि 11 रुपए के आसपास की ईपीएस इस साल करेगा, यानी कि सिर्फ 10 के पी मल्टीपल पर यह स्टॉक आपको मिल रहा है। इस तरह की कंपनियां $55 से $60 पर टन के वैल्यूएशन पर ट्रेड कर 85 से 90 रुपए पर टन के वैल्यूएशन पर ट्रेड करती है, और ये ट्रेड कर रहा है मुश्किल से $50-55, $55-57 के आसपास, यानी कि अपने जो फेयर वैल्यूएशन हो उससे लगभग 60% के आसपास ट्रेड करा है, यानी कि 40% 50% के अपसाइड फिर भी बन जाती है, सिर्फ वैल्यूएशन गैप इतना ज्यादा है। लेकिन एनीवे, अगर 13 रुपए के आसपास की कैश ईपीएस और 11 रुपए के आसपास की ईपीएस आती है, तो ये सीमेंट स्पेस में वन ऑफ द चीपेस्ट स्टॉक आपके लिए हो सकता है। अब दूसरे बड़ी कारण है जो बड़ा ट्रिगर है इस स्टॉक के लिए, जो इंटरेस्टिंग हो सकता है। दो चीजें हैं दीप। एक तो जैसा अभी आशीष ने बताया कि HM बांगुर साहब है जो श्री सीमेंट सीमेंट स्पेस की सबसे बेहतरीन कंपनी है। रेशियोज के लिहाज से, प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से, मैनेजमेंट के लिहाज से, कैपेसिटी के लिहाज से देखें तो अल्ट्राटेक के बाद सबसे बड़ी है। तो श्री सीमेंट की जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस है वो सबसे बेस्ट है। और अगर श्री सीमेंट के प्रमोटर्स ने पिछले 3 महीनों में याद ध्यान से सुनिएगा, ये स्टेक बढ़ाकर उन्होंने 5.25% के ऊपर कर दिए, 5.33%, 4.5% फरवरी और मार्च में खरीदा था उन्होंने, और अभी ये 11 लाख शेयर खरीदकर उनकी स्टेक 5% के ऊपर हो गई। तो अगर श्री सीमेंट के प्रमोटर्स इस कंपनी में इतनी वैल्यू देखते हैं, तो क्या ये एक केस वैसा हो सकता है जैसा आर.के. दमानी जी ने इंडिया सीमेंट में स्टेक खरीदी थी 80 रुपए में, और उसके बाद इंडिया सीमेंट की पूरी रीरेटिंग हो गई। तो अगर श्री सीमेंट को ओरिएंट सीमेंट में इतनी वैल्यू दिखती है, या फिर क्या उनके इरादे और ज्यादा आगे बढ़ने के हैं और ज्यादा स्टेक बढ़ाने के, कुछ भी हो सकते हैं। और क्यों हो सकते हैं उसकी रीजन समझिए। प्रमोटर्स के पास महज 37% स्टेक है, जो कि बहुत कम है कंपैरेटिवली। 26-27% इंस्टीट्यूशंस के पास है, 5-5.25% खुद बांगुर साहब रखते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग कंपोजिशन बन सकती है इस स्टॉक के लिए, जो इस स्टॉक की रीरेटिंग कर सकते हैं। जहां एक और बड़े इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है, खुद राकेश झुंझुनवाला साहब भी 1-1.25% स्टेक इसमें होल्ड करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये इंटरेस्टिंग गेम हो सकता है इस स्टॉक में, अगर श्री सीमेंट के प्रोमोटर्स इसमें इंटरेस्टेड हैं और आगे और इंटरेस्टेड रहते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट पिछले 2 महीनों में हुआ है, इस वजह से ये स्टॉक मेरे रडार पर भी आया है।